हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ओके, सो हम लोग बायोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी की क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, सेल चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और सेल चैप्टर में हम लोग 2 क्लास पढ़ भी चुके हैं। आज सेल का 3rd क्लास है। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेल में क्या होता है, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल का सबसे आउटर कवरिंग क्या होगा, सेल वॉल होगा। और उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी है ना। और अगर एनिमल सेल रहेगा तो सेल वॉल नहीं होगा। एनिमल सेल का सबसे आउटर कवरिंग क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, सेल वॉल से। आज हम लोग सेल वॉल को देखेंगे, सेल वॉल को पढ़ेंगे। चलिए, तो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग सेल वॉल है ना। और ये सेल वॉल जो है ना, प्लांट सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखिए, एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल को क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्लांट का देखो, रूट जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, वहां से उसको क्या लेना है, वाटर लेना है, मिनरल्स लेना है। स्टेम बाहर है, बाहर क्या है, धूप भी है, बारिश है, हवा है। हर कंडीशन में उसको क्या करना है, अपना काम करते रहना है। हर कंडीशन में उसको जिंदा रहना है प्लांट को, है ना। तो उसका सेल को लाइफ रखना होगा, जिंदा रहना होगा। ऐसा नहीं कि कोई इंसेक्ट गया, प्लांट में घुस गया और प्लांट खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेल वॉल जो है ना, वो प्लांट को एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा कौन, सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट का सबसे आउटर कवरिंग को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और ये सेल वॉल बना हुआ किसका होता है, तो ये सेलुलोज का होता है ना। इसलिए प्लांट सेल में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और ये प्लांट की क्या है, सबसे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर की कवरिंग है ना। ये क्या करता है, सेल को रिजिडिटी देता है। ये क्या करता है, सेल को रिजिड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखता है और उसको रिजिडिटी देता है। इसे देखते हो, पेड़ को आप छुओ, उसके तने को, वो हार्ड दिखेगा, हार्ड अपीयर होगा, है ना, हार्ड फील होगा, क्योंकि उसमें सेल वॉल है बाहर। ठीक है, और वो किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है ना। तो देखो, सबसे बाहर क्या हुआ, ऐसे सेल वॉल हुआ। ठीक है, ये है आपका सेल वॉल, सेल वॉल। उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन। यहां पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। और इसके अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म में क्या, भी सेंटर में न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, और इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैंग है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हम लोग प्लांट सेल जो है ना, प्लांट सेल, कोई भी सेल की अगर हम बात करें, तो कोई भी सेल की जब हम बात करेंगे तो सेल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। क्या करता है वो, कि अगर हम उसको जिस तरह का सॉल्यूशन में रखें, मतलब वाटर जो होता है ना, वाटर का मूवमेंट होता है सेल में, है ना, इन एंड आउट। जैसे आप चने के बीज को, चने को आप चने के सीड, ग्राम सीड्स को आप पानी में डाल दो तो क्या देखोगे, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो कैसे फूला वो, कैसे स्वेलिंग हुआ उसमें, क्योंकि वाटर उसमें क्या गया, अंदर गया। कैसे गया, सेल वॉल के थ्रू गया, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें वाटर कैसे, कहाँ गया, अंदर चला गया। ठीक है, तो देखिए 2 चीज हो सकता है, सेल से वाटर बाहर भी निकल सकता है और सेल में वाटर अंदर की तरफ भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम कैसा सॉल्यूशन में रखे हैं। ठीक है, ऐसे तो पता है आपको ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, किधर से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन। मतलब जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, वहां से जिधर वाटर का कंसंट्रेशन कम है उधर की तरफ वाटर क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो देखो, अगर सेल के अंदर, अगर हम इसको ऐसा सॉल्यूशन में डालें, इसको हम ऐसा सॉल्यूशन में डालें जिस सॉल्यूशन में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, जिस सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, हम एक सेल को क्या किए, एक यहाँ मेरे पास सॉल्यूशन है और उसमें हम सेल डाल रहे हैं, और मेरे पास जो बाहर का सॉल्यूशन है ना, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है और मेरे सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होगा, सेल से वाटर बाहर जाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली सेल से वाटर निकल जाएगा बाहर। सेल क्या करेगा, श्रिंक करने लगेगा, सेल
श्रिंक करने लगेगा। ठीक है, तो जब भी हम सेल को, प्लांट सेल को डालेंगे किसमें, ऐसा सॉल्यूशन में जहां पर कि वाटर सेल से बाहर जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये हमारा सेल वॉल है और हमारा अंदर में जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मूव करने जाएगा बाहर और ये सेल क्या होगा, श्रिंक करने लगेगा और ये सेल वॉल से क्या होने लगेगा, दूर होने लगेगा। ऐसे सेल वॉल से क्या होने लगेगा, दूर होने लगेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, सो प्लाज्मोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच when plant cell put into a solution and the concentration of the water in that solution is low and the concentration of water in our cell is high, so water moves from the plant cell to the solution and in that case plant cell shrinks and it becomes away from the cell wall. Cell wall से क्या होने लगेगा, ये दूर होने लगेगा and this situation or this condition, this process is called plasmolysis. Okay, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। चलो उसके बाद एक और चीज, एक तो हो गया ये प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या है कि सेल से वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट सेल श्रिंक करेगा, श्रिंक करते हो क्या होगा, सेल वॉल से दूर होने लगेगा और इसी कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर हम प्लांट सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डालें जिस सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, जैसे ग्राम सीड्स को आप वाटर में डाल दो, सूखा हुआ चना को हम पानी में डालते हैं तो चना सूखा हुआ है, उसके अंदर वाटर ना के बराबर है, और हम बाहर डाले हैं, पानी में उसको डाले हैं, वहां पर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो देखते हो रात में चना पूरा क्या हो जाता है, फूल जाता है, मतलब कि वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगा। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये सेल है, सेल क्या कर रहा है, वाटर जो है H2O जो है बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा, सेल क्या होगा, स्वेल करने लगेगा, फूलने लगेगा। तो ऐसा कंडीशन आ सकता है ना कि वो फट सकता है, ब्रस्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा पानी ले लिया तो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। किसकी वजह से नहीं आएगा, सेल वॉल की वजह से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब ये सेल बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ना, जब वाटर बाहर से सेल के अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, सेल स्वेलिंग स्टार्ट करेगा सेल, और ये क्या करेगा, सेल वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना, ऐसा सेल वॉल पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, और सेल वॉल क्या करेगा, उस सेल के ऊपर प्रेशर सेल वॉल लगाएगा, जैसे कि ये सेल वॉल पे सेल प्रेशर लगा रहा है और ये सेल वॉल इस सेल पर प्रेशर लगा रहा है, मतलब सेल वॉल जो है वो सेल पर दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, इक्वल प्रेशर। ठीक है, मतलब सेल अगर फूल रहा है, सेल अगर क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है, सेल वॉल पर प्रेशर लगाया जा रहा है, तो फटने से बचने के लिए क्या करेगा सेल वॉल, कि सेल वॉल भी उस पर अपोजिट डायरेक्शन से क्या करेगा, प्रेशर लगाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से सेल क्या होगा, ब्रस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर इक्वल प्रेशर लग रहे हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो इस तरह से सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको टूटने नहीं देता है, उसको ब्रस्ट करने नहीं देता है ना। तो सेल वॉल का बहुत बड़ा रोल है किसमें, प्लांट सेल को स्टेबल बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हुए आपके सेल वॉल के बारे में। याद ध्यान रखना, ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो वो रिजिडिटी या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट सेल को, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई किसके लिए, किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखो सेल मेम्ब्रेन मैंने क्या बताया, सबसे आउटर कवरिंग होगी एनिमल सेल की, और अगर प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल के बाद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, क्या ये प्लांट सेल के जैसा हार्ड होता है, सेल वॉल के जैसा हार्ड होता है, नहीं, सेल वॉल के जैसा हार्ड नहीं होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि प्लांट सेल को बहुत सारे कंडीशन में विथस्टैंड करना पड़ता है, इस वजह से उसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है ना। और इसीलिए प्लांट सेल जो है ना एनिमल सेल के कंपैरिजन में बहुत रिजिड, स्ट्रॉन्ग और हर कंडीशन में लाइव रह सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा, सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है किसका,
प्लांट ये एनिमल सेल का। और अगर बात करें प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में ये कितने नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपका, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। मेम्ब्रेन कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, मेम्ब्रेन कहने का मतलब ऐसे समझ लो, ये नेट जैसा स्ट्रक्चर, नेट जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें पोर्स बने हुए हैं, है ना, इसमें पोर्स, छेद, होल बने हुए हैं, पोर्स बने हुए हैं, और ये पोर्स से ये सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही बाहर जाने देगा या फिर बाहर से अंदर आने देगा। कुछ ये पहचानता है कि किस चीज का जरूरत है हमारे सेल को। कोई हमारे सेल में कहीं बाहर से कोई घुसपैठिया तो नहीं जा रहा है, मतलब कि कोई बैक्टीरिया, कोई इस तरह का हार्मफुल एजेंट्स तो नहीं जा रहे हैं जो हमारे सेल को हार्म पहुंचा सकता है, उसको ये नहीं जाने देगा, है ना। ये पहचानता है कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, और ये सेलेक्ट करके उसी सब्सटेंस को अंदर जाने देगा। इसीलिए कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन which allows or permits only selective substances or molecules to pass inside the cell or outside the cell, ठीक है। इससे होकर सब्सटेंस अंदर भी जा सकता है सेल के, और सेल से बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना। उसके बाद देखिए, ये किसका बना होता है सेल मेम्ब्रेन, तो ये लिपिड्स का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ये लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। लिपिड किस बेसिक यूनिट किसका है, फैट का बेसिक यूनिट है, तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही साथ ये और क्या करता है, ये लिपिड प्रोटीन का बन गया, और ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं, इस तरह का मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर जो है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। So, cell membrane is composed of lipid and protein and its structure is visible through electron microscope. Okay? फिर क्या होगा सेल मेम्ब्रेन, देखो अमीबा का नाम सुने हो ना। अमीबा क्या होता है, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एक ही सेल से क्या करता है, फूड को खाता है। अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ये क्या करेगा, यहाँ खाना है तो ये इस तरह से कर करके इसको अंदर ले लेगा, इनगल्फ कर लेगा। और ये पिक्यूलियर, मतलब ये इसका जो सेल है ना, ये सेल को ही ऐसे ऐसे करेगा, और ये पूरी तरह से फूड को क्या करेगा, अपने अंदर ऐसे लेके आ जाएगा, यहाँ फूड पार्टिकल आ गया अंदर। तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही जो अमीबा है वो फूड को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, मतलब खा लेता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सो ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, amoeba, which is a unicellular organism, engulf food particles, and this process engulf food particles through this cell membrane, and this process is called endocytosis. तो ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी ही है जिसकी वजह से अमीबा क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल्स को अंदर ले रहा है। अगर ये हार्ड होता, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, मूवमेंट नहीं कर पाता, तो फिर कैसे ये, क्योंकि इसके पास एक ही सेल है ना, इसी से इसको खाना है, इसी से इसको बाहर भी निकालना है। तो अगर फ्लेक्सिबल ही नहीं रहेगा सेल मेम्ब्रेन, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ये है नहीं, है ना। सो सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ और क्या है, सेल मेम्ब्रेन में सेलेक्टिव परमिएबल है और एंड फ्लेक्सिबल है। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर जैसे हम अपने नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे हैं, फिर CO2 को बाहर ला रहे हैं, हमारा जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, पास हो रहा है किसमें, हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड से CO2 आ रहा है किसमें, लंग्स में। तो सेल के थ्रू ही तो सारा कुछ हो रहा है। लंग्स का सेल बाहर निकाल रहा है O2 को, कि ब्लड सेल में दे रहा है, ब्लड सेल CO2 को भेज रहा है किसमें, लंग्स के सेल में। तो ये एक सेल से दूसरे सेल में गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो किसके थ्रू हो रहा होगा, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होगा, है ना। सो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में, O2 एंड CO2 का, वो बिटवीन द सेल्स, वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और कौन सा प्रोसेस के थ्रू होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच gases enters from a region of high concentration to the region of low concentration। जैसे ब्लड सेल के पास CO2 ज्यादा है ना, CO2 ज्यादा है, और हमारे बॉडी में वो मतलब ब्लड सेल लंग्स तक ले आया CO2, ठीक है। हमारे बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया,
कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, हम क्या किए, CO2 बाहर निकाल दिए, ठीक है। फिर बाहर से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल टेक्स प्लेस through the process of diffusion, and in this process, and in this diffusion process, what will happen in this process, the gases from a region of high concentration will move to the region of low concentration। यही होता है डिफ्यूजन में, है ना, गैसेस का एक्सचेंज होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। और वो काम कौन करेगा, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज हो गया। उसके बाद क्या होता है, वाटर का भी एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू। जैसे प्लांट सेल क्या, प्लांट सेल का रूट कहाँ है, बहुत जमीन के अंदर है उसका रूट, और वहां से वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना। और प्लांट सेल क्या करता है, बाहर वाटर को निकालता है, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। उसका लीफ के थ्रू क्या होता है, या उसके पोर्स के थ्रू क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है। तो ये भी कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा है। बट यहाँ बात है वाटर की ना, तो इस प्रोसेस का एक अलग नाम दिया गया है, उसको बोला गया है ऑस्मोसिस, ठीक है। सो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। ऑस्मोसिस इज एन स्पेशल एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, तो यहां पर भी क्या होगा, वाटर क्या करेगा, हाई जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से किधर की तरफ मूव करेगा, जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, किसके थ्रू, थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, है ना। जैसे अगर आप कोई सीड को, है ना, किसी भी सीड को, प्लांट की किसी सीड को अगर हम वाटर में रख देते हैं, तो क्या होता है, सीड सूखा हुआ ड्राई सीड को अगर हम वाटर में रखते हैं तो ये स्वेल कर जाता है। इसका मतलब क्या है, सीड ड्राई है, उसके अंदर वाटर नहीं है, उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और ये जो सीड हम डाले उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है। सो वाटर क्या करेगा, सीड में मूव करेगा, अंदर जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और सीड क्या हो जाएगा, तब तक जाते जाएगा जब तक कि इस सीड में वाटर का कंसंट्रेशन और ये बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, और सीड क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें कि बाहर में जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और उसके अंदर हम जो डाले हैं, जो सब्सटेंस डाले हैं, जो सेल डाले हैं, उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे कि आप मैंगो प्रिकल को, आम जो होता है ना, आम को काट के उसके स्लाइसेस को हम लोग किसमें, सॉल्ट के साथ मिक्स करते हैं। तो सॉल्ट जो है ना उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और मेरा मैंगो जो है, आम जो हम काट के डाले हैं उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, आम का जो मैंगो प्रिकल है ना वो एकदम सिकुड़ जाता है, ठीक है, वो एकदम क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस मैंगो प्रिकल में वाटर ज्यादा है, बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर कम है, तो मैंगो प्रिकल से सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ वाटर मूव कर जाएगा, है ना। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेस कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और उसमें जो सेल हम लोग डाले हैं उस सेल में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो वाटर मूव्स फ्रॉम that cell which contain high concentration of water to the solution which contains low concentration of water. So hypertonic solution में अगर हम सेल को डालेंगे तो हमारा सेल श्रिंक कर जाएगा, सीधा सा बात। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि उस सॉल्यूशन में वाटर कम है और हम जो सेल को डाले हैं उसमें वाटर ज्यादा है, तो सेल से वाटर निकल जाएगा बाहर, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक सॉल्यूशन ऐसा आएगा जो आइसोटोनिक होगा, जिसमें कि उस सॉल्यूशन में भी उतना ही कंसंट्रेशन वाटर का और जो हम सेल डाले हैं उसमें भी उतना ही कंसंट्रेशन वाटर का, तो कोई चेंजेस नहीं होगा सेल में, ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, वाटर दोनों साइड से जाता है। जैसे अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन से भी सेल में पानी जा रहा है और सेल से भी पानी आ रहा है सॉल्यूशन में, दोनों साइड से वाटर फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो अंदर जो वाटर जाएगा
उसका क्वांटिटी अमाउंट ज्यादा होगा, और सेल से जो वाटर आ रहा है उसका क्वांटिटी कम है। मतलब कि अंदर मान लो कि अंदर जा रहा है 10 लीटर और बाहर आ रहा है 10 ml, तो कितना लो कंसेंट्रेशन है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो हर कंडीशन में दोनों साइड से वाटर का फ्लो होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, वाटर किधर बाहर ज्यादा जाएगा, आउटसाइड द सेल बाहर जाएगा या फिर इनसाइड द सेल बाहर जाएगा, या फिर दोनों साइड सेम जाएगा। अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक रहा तो वाटर आउटसाइड द सेल उतना ही अमाउंट में जाएगा और इनसाइड द सेल उतना ही जाएगा। तो नेट मूवमेंट जो वाटर का होगा ना, वो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, और सेल ना ही तो स्वेल करेगा और ना ही तो श्रिंक करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज ऑस्मोसिस कैसे पॉसिबल हुआ, किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अगर ये मेम्ब्रेन के फॉर्म में नहीं रहता, पूरा एकदम ओपेक रहता, कुछ नहीं जाना है, तो फिर क्या होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, फिर सेल जिंदा कैसे रहता, क्योंकि सेल को अपने लिए फूड लेना है, एयर लेना है, वाटर लेना है बाहर से, कैसे लेगा वो, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो लेगा। तो इस मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है सेल को क्या करने में, लाइव रखने में। प्लांट सेल जो कि रूट के अंदर, प्लांट का रूट जो कि जमीन के अंदर है, वहां से वो वाटर ले रहा है, वहां से वो मिनरल्स ले रहा है अपने लिए, एनर्जी ले रहा है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, किसके किसके थ्रू ले रहा है, थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑस्मोसिस। ओके, उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर में है, या फिर प्लांट जो कि वाटर ले रहा है, कहाँ से, फ्रेश वाटर कहाँ से ले रहा है, जहां वो रह रहा है, जैसे जो उसका हैबिटेट है। तो अगर मान लो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उस वाटर से ही तो क्या करेगा, वो अपना एनर्जी लेगा, वाटर के फॉर्म में ले या फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में ले, तो किसके थ्रू ले रहा है, दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ले रहा है। ठीक है, और जो भी हमारा सेल है, एनिमल सेल या प्लांट सेल, अपना एनर्जी गेन कर रहा है बाहर से, किसके थ्रू, through this semi-permeable membrane. Okay, so these are the points about plasma membrane or cell membrane, which is a selectively permeable membrane, semi-permeable membrane, which plays a very important role to remain the cell life. ठीक है, अगर ये मेम्ब्रेन नहीं रहता तो शायद लाइव सेल ही नहीं रहता, सेल कैसे बचता, फिर सेल कैसे लेता बाहर से कुछ भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, हम लोग सेल वॉल देख चुके हैं और हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख चुके हैं। ठीक है, आपको नोट्स भी दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप नोट्स, हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जो भी मैं समझाई हूँ सारा कुछ आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपको जो भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, वो डाउट आपका क्लियर होगा, है ना। मैं यहाँ जो चीजें समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझो, समझ के आप अपना नोट्स खुद से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नोट्स लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना नोट्स आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके पास वीडियो का इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल सबसे पहले चला जाए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। ओके बच्चों, सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।